अध्याय 4। अवशेषालय का अधिपति। हॉल की लाल रोशनी बुझते ही वातावरण में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अरीफ और लीरा अभी भी एक दूसरे का हाथ थामे थे, लेकिन हवा में अब कोई अलग ही डर घुल चुका था। एक ऐसा डर जिसमें आवाज भी थी और भूख भी। टारन ने कांपते हुए बोला, कायर्स, ये जो अभी गर्जना आई थी वो किसी जानवर की नहीं थी, है ना? कायर्स के होंठ सूख गए। नहीं टारन, वो अधिपति की थी, अवशेषालय का असली मालिक, जिससे न 4 रक्षक बच पाए न कोई और। लीरा ने अरीव की उंगली दबा दी। अगर वो सच में जाग गया तो हम, अरीव ने धीरे कहा, हम साथ हैं, डरने का वक्त नहीं। अचानक सामने की जमीन कांपी, मानो किसी ने गहराई से जमीन को खरोंचकर ऊपर आने की कोशिश की हो। पत्थरों के बीच से काली धुआंसी परछाई निकली, लंबी, दुबली और बिल्कुल चुप। टारन हकलाया, ये तो पुतला लग रहा है। परछाई के सिर पर मानो 2 चमकती दरारें खुली, दोनों लाल, धधकती, भेदी हुई। अधिपति की आवाज गूंजी, धीमी पर हर दिशा में फैलती हुई। रक्त संयोजन अंततः पूरा हुआ। लीरा का दिल धड़क उठा। ये हमें देख कैसे रहा है? इसके तो चेहरे पर कुछ ही नहीं। अधिपति हंसा, एक भयानक, खोखली हंसी। चेहरे नहीं, मैं दिल देखता हूं। अरीफ आगे बढ़ा, अगर तू रास्ता चाहता है तो शक्ति से नहीं, हमसे बात कर। लड़ाई की जरूरत नहीं। अधिपति ने अपना लंबा हाथ हवा में उठाया, उंगलियां धुएं में पिघलती हुई सी लहराई। एक पल बाद हवा गर्म हो गई, फिर ठंडी, फिर इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। लीरा लड़खड़ा गई। अरीव ने उसे संभाला। उनके चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए, इतने करीब कि सांसों की गर्मी मिलने लगी। टारन पीछे से चिल्लाया, अरे, रोमांस बाद में कर लेना, ये कोई हनीमून स्वीट नहीं, हॉरर जोन है। लीरा लाल पड़ गई। अरीव मुस्कुराया, ये डर से लड़ने का तरीका है, दिल को स्टेडी रखने का। परछाई फुसफुसाई, दिल स्टेडी? देखते हैं। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया, इतना घना कि अरीव को लीरा का हाथ भी गायब लगता। कायर्स की आवाज दब गई। टारन का डर चौगुना हो गया। फिर 4 अलग अलग आवाजें गूंजी, किसी अनजाने दलदल जैसी चिपचिपी ध्वनि में। एक एक करके तुम सबके डर चखूंगा। अरीव ने तलवार कसकर पकड़ी। तुम्हारा खेल अब खत्म। लेकिन तलवार उठाने से पहले ही उसके सामने एक आकृति बनी, लीरा के जैसी, उसी चेहरे वाली, लेकिन काली आंखों में गहरा निर्विकार क्रोध। लीरा के सामने एक और लीरा, एक असली, एक नकली, दोनों उसकी ओर घूरती हुई। लीरा चीखी, ये क्या? ये मैं हूं? या ये मेरा डर है? टारन के सामने उसका बचपन का सबसे खौफनाक दृश्य उभरा, वो अकेली कोठरी जिसमें वो बंद किया जाता था। लेकिन इस बार कोठरी के अंदर कोई खड़ा था, लंबा, अंधेरा और उसकी ओर झुकता हुआ। टारन चीखा, नहीं, ये नहीं, मैं उधर वापस नहीं जाऊंगा। कायर्स के सामने उसका गुरु प्रकट हुआ, पर आंखें जली हुई, गला कटा हुआ और होठों पर मुस्कान जो जीवित किसी इंसान में नहीं हो सकती। कायर्स पीछे झटका, तू मर चुका है। तू कैसे? अधिपति ने फुसफुसाकर कहा, मैं डर नहीं दिखाता, मैं डर को जीता हूं। अरीफ के नकली लीरा ने उसके कान में धीरे कहा, सच्ची लीरा तो तुमसे दूर हो जाएगी। मैं वही हूं जो अंदर है, डर, शक, असुरक्षा। वो अपना चेहरा अरीफ के बेहद करीब ले आई, इतना करीब कि उसका काला धुआं अरीफ की त्वचा को छूता। अरीफ कांपा, पर फिर उसने असली लीरा की चीख सुनी। उधर दूसरी लीरा नकली लीरा के गले पर हाथ डालकर लड़ रही थी। अरीफ गरजा, ये असली नहीं है। वो नकली लीरा पर झपटा। धुआं फट गया और पूरा हॉल लाल रोशनी से चमक उठा। लीरा उसकी बाहों में गिर पड़ी। ततुमाए। अरीव ने उसके माथे को हल्का सा छुआ। तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं। अचानक सब इल्यूशंस टूटने लगे, दीवारें वापस उभर आई। अधिपति फिर उभरा, इस बार और बड़ा
और विकृत। उसके पीछे सैकड़ों काली परछाइयां थी, बिना आंखों के, बिना मुंह के, बस लंबी टेढ़ी उंगलियों के साथ। कायर्स चिल्लाया, ये तो आत्माओं का झुंड है। अधीप्ति गर्जा, ये मेरा परिवार है। टारन ने कांपते हुए कहा, भाई, इस विलन की तो असली ही आत्मा आगे लगती है। अरिव ने लीरा का हाथ कसकर पकड़ा। लीरा ने उसकी उंगलियां थामी। दोनों ने एक साथ कहा, हम तैयार हैं। लाल रोशनी फटी। अधीप्ति झुंड समेत चारों पर टूट पड़ा। अध्याय 4। यहीं से शुरू होता है असली आतंक। अध्याय 4। अधीप्ति का झुंड। चारों पर टूटते ही वातावरण में एक ऐसी ठंड दौड़ी कि सांसें धुआं बनकर बाहर आने लगी। अधीप्ति के पीछे खड़े सैकड़ों काले साए चीख भी नहीं रहे थे, वो बस हिल रहे थे। लंबी उंगलियां, मुड़ी हुई गर्दनें और चिपचिपे काले धुएं जैसी त्वचा के साथ। टारन कांपकर बोला, ये तो भूत भी नहीं है, ये तो भूतों के भूत है। अधीप्ति गर्जा, ये वो है जिन्होंने अवशेषालय को चुनौती दी और अब सदा मेरे साथ है। लीरा ने अरीव का हाथ कसकर पकड़ा। ये कितने हैं? 100, 200? अरिव ने घूर कर कहा, गिनने का टाइम नहीं है, भागने का भी नहीं। कायर्स ने जल्दी से ताबीज उठाया। सुनो, ये परछाइयां शरीर नहीं रखती, ये सिर्फ भय पर पलती है। अगर तुम डरोगे तो ये तुम्हें चीर देंगे। टारन हंस पड़ा, डर के मारे। भाई, मैं तो जन्म से ही दारपोक हूं, इनको बफे मिल जाएगा। अचानक एक परछाई ऊंची छलांग लगाकर टारन के ऊपर गिरा। टारन चीखते हुए घुमा और उसके पैर हवा में लड़खड़ा गए। हट हट हट, मेन बफे नहीं हूं। अरीफ आगे बढ़ा, तलवार जल उठी। एक तेज वार और परछाई धुएं में फट गई। डरो मत, ये काटे नहीं, बस दिमाग खा जाते हैं। लीरा ने अपना लाल चिन्ह सक्रिय किया। उसके हाथों से लाल सुनहरी ऊर्जा निकली और झुंड पीछे हट गया। लेकिन अधीप्ति मुस्कुराया, तुम्हारी ऊर्जा बहुत स्वादिष्ट है, सहधारक। लीरा की सांस अटक गई। ये मेरी शक्ति महसूस कर रहा है, न सिर्फ महसूस। अधिपति ने हवा में हाथ फैलाया, मैं इसे छीन भी सकता हूं। अचानक लीरा के भीतर से लपटे बाहर खींचने लगी। उसकी आंखें लाल चमकी और वो जमीन पर गिर पड़ी। अरिव चीखा, लीरा! वो उसकी ओर दौड़ा, लेकिन 3 परछाइयां उस पर टूट पड़ी। धुआं उसके कंधों पर चिपक गया, जैसे गर्म लोहे पर बर्फ फट रही हो। कायर्स बोला, अरिव, अपना ध्यान मत टूटने देना, ये परछाइयां तुम्हारे डर को एम्प्लीफाई करती है। अरिव की सांसें भारी होने लगी। उसे लगा कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तुम उसे बचा नहीं पाओगे, वो तुमसे दूर जाएगी, तुम कमजोर हो। अरिव की आंखें लाल पड़ने लगी। लेकिन तभी लीरा की कमजोर आवाज आई, अरिव, यहां। अरिव ने सिर झटका। उसके भीतर गुस्सा जाग उठा। तलवार तेज चमकी और वो परछाइयों को चीरता हुआ लीरा की ओर बढ़ा। लीरा कांप रही थी। उसके सीने पर चमकता लाल चिन्ह आधा बुझ चुका था। मुझे ये खींच रहा था, वो हाफी, जैसे मेरी आत्मा को खोल रहा हो। अरिव ने उसके गाल थामे, जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लीरा ने हल्की मुस्कान दी और उसी पल परछाइयों ने तीसरा हमला किया। दीवारें कांप उठीं। अधीप्ति ने हाथ उठाया और पूरा कक्ष धीरे धीरे गोल घूमने लगा। कायर्स चिल्लाया, ये भ्रम नहीं, ये अस्थिर कर रहा है, सब संभल कर खड़े रहो। टारन लड़खड़ाते हुए बोला, मैं संभालूं? ये कमरा ही गुलतियां मार रहा है। अधीप्ति की परछाइयां अब चारों को अलग अलग करने की कोशिश कर रही थी। एक लीरा को खींच रही थी, दूसरी अरिव की टांगों पर चिपकी थी, तीसरी कायर्स के दिमाग में पुरानी यादों की चीखें भर रही थी। लीरा रो पड़ी, अरिव, ये मुझे अलग कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, हम बिखर रहे हैं। अरिव दहाड़ा, हम बिखरेंगे नहीं, हम कोई भी नहीं छोड़ेगा। उसने लीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक परछाई ने बीच में अपनी लंबी उंगली डाल दी, जैसे 2 आत्माओं के बीच दीवार रख दी हो। अधीप्ति हंसा, रक्त संयोजन, चलो परखते हैं। उसने दोनों की ओर हाथ बढ़ाया।
और एक भयानक लाल लहर निकली। अरीफ और लीरा दोनों दर्द से चीख उठे। उनकी साझा धड़कन असंतुलित होने लगी। रक्त संयोजन टूटने के कगार पर था। कायर्स की आंखें फैल गई। नहीं, अगर संयोजन टूटा, दोनों मर जाएंगे। टारन चिल्लाया। साला विलन पावर बैंक बन गया। बैंड कर ये चार्जिंग। अरीफ पूरी ताकत से चिल्लाया। लीरा, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन जैसे ही लीरा ने हाथ बढ़ाया, अधीप्ति ने फुसफुसाया, इसे छीन लो। और एक काली परछाई सीधे लीरा के हृदय की ओर झपटी। अध्याय 4 भाग 2 समाप्त। अगला भाग, अधीप्ति का असली रूप। अध्याय 4 अधीप्ति का असली रूप। परछाई लीरा के हृदय की ओर झपटी, लेकिन उससे टकराने से एक सेकंड पहले अरीफ ने खुद को बीच में फेंक दिया। काली उंगलियां सीधे उसकी छाती में धंस गई। लीरा चीखी, नहीं अरीफ, पीछे हटो। परछाई की पकड़ से अरीफ के घुटने मुड़ गए। उसकी सांस अटक गई, मानो किसी ने उसकी धड़कन को उंगलियों में जकड़ लिया हो। अधिपति ने गहरी, लंबी हंसी भरी। धारक, तुम्हारी रक्षा की कीमत तुम्हारी धड़कन है। अरीफ के सीने का चिन्ह धड़क धड़क कर टिमटिमाने लगा। लीरा घुटनों के बल गिर पड़ी। अरीफ, उठो, मेरी तरफ देखो। लेकिन अरीफ की आंखें धुंधली पड़ रही थी। उसकी हथेलियां ठंडी हो रही थी। वो लीरा की आवाज सुन तो रहा था, पर जैसे बहुत दूर से। तभी अचानक लीरा का लाल चिन्ह जल उठा। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी में भर गई। उसने परछाई की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों से ऊर्जा की लपट निकली। परछाई चीखी और झटके से अरीफ की छाती से हट गई। अरीफ हवा के लिए हाफ उठा। लीरा, तुम। लीरा ने उसे कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। उसके बाल अरीफ के गाल को छू रहे थे। सांस उसकी गर्दन पर गर्म होकर गिर रही थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, कभी नहीं। अरीफ मुस्कुराया, हल्का, थका हुआ। जितनी बार तुम चाहोगी, मैं उतनी बार वापस आऊंगा। टारन अपनी आंखें ढककर बोला, बस बस, मेरी सिंगल जिंदगी को मत सताओ। यहां रोमांस से ज्यादा भूत घूम रहे हैं। लेकिन अधीप्ति की आवाज फिर गूंजी, इस बार और भारी और अधिक इंसानी। दिल बचा लिया, देखते हैं आत्मा कौन बचाएगा। अचानक कक्ष की दीवारें पिघलने लगी। पत्थर मोम की तरह टपकते हुए बहने लगे। गहराई में से एक विशाल आकार उभरा, चौड़ा, लंबा और असंभव रूप से टेढ़ा। वो अब एक परछाई नहीं था, वो एक शरीर था, काला, चिपचिपा, धुएं से बना हुआ, पर इतना ठोस कि उसकी चाल से जमीन कांप रही थी। कायर्स की आंखें फैल गई। ये तो इंसान नहीं, ये अवशेषालय की आत्माओं का मिश्रित रूप है। अधीप्ति ने अपना नया रूप फैलाया। लंबे कंधे, विकृत पसलियां और सिर जो बिना चेहरे के होने के बावजूद सीधे अरीफ और लीरा की ओर घूर रहा था। लीरा कांप उठी। ये तो किसी दुस्वप्न जैसा है। अधीप्ति फुसफुसाया, दुस्वप्न नहीं, मैं तो तुम्हारे भीतर छुपे अधूरे डर का आकार हूं। टारन ने बोलते बोलते खुद को रोका। भाई, ये विलन तो मुझे कल रात को सपने में आने वाला है। अधीप्ति ने हाथ उठाया और पूरा हॉल अंधेरे की आंधी में बदल गया। काली हवाएं सर्पों की तरह घूमने लगी। हर झोंके में चीखें मिली हुई थी, कभी बच्चे की, कभी जवान की, कभी बूढ़े की। अरीफ ने तलवार उठाई। हम इससे लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, अंधेरे ने उसका हाथ पकड़ लिया। तलवार भारी हो गई। उसका दिमाग घूमने लगा। वो सुन सकता था अधीप्ति की परछाइयों की आवाजें। तुम लीरा को खो दोगे, तुम ही उसकी कमजोरी हो, तुम दोनों को तोड़ दूंगा। अरीफ चीख पड़ा। चुप। वो झटका खाकर पीछे हटा। तलवार उसके हाथ से गिरते गिरते बची। लीरा ने उसका चेहरा थाम लिया। अरीफ, सिर्फ मेरी आवाज सुनो। इसके नहीं। उसकी उंगलियां अरीफ के गाल पर फिर रही थी। उसकी गर्मी, उसकी सांस, उसके दिल की धड़कन, सब अरीफ के भीतर एक लय में उतरने लगी। तभी अधीप्ति ने लीरा की ओर देखा। उसकी उंगलियां लंबी, टेढ़ी होकर
सीधे उसकी ओर लपकी। कायर्स चिल्लाया, लीरा, पीछे हटो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अधीप्ति की उंगलियां उसकी कमर के पास छू गई और लीरा का शरीर झटके से पीछे की ओर झुका। उसकी आंखें फैल गई, चेहरा सफेद पड़ने लगा। अरीफ गरजा, लीरा, मेरी तरफ देखो। लीरा ने धीमे से सिर उठाया। उसकी आंखों में लाल रोशनी झिलमिला रही थी, मानो कोई विदेशी शक्ति उसके भीतर उतर चुकी हो। टारन हक्का बक्का होकर बोला, भाई, ये तो पजेशन जैसा लग रहा है। कायर्स ने सांस रोक ली। नहीं, ये पजेशन नहीं, ये तो खिंचाव है। अधिपति उसकी आत्मा को अंदर खींच रहा है। अधीप्ति फुसफुसाया, सहधारक, तुम्हारी आत्मा में आग है और आग मुझे चाहिए। लीरा का शरीर कांपने लगा। उसकी उंगलियां मुड़ रही थी, उसकी सांसें टूट रही थी। अरिव ने दहाड़ा, तू उसे छू भी नहीं सकता जब तक मैं जिंदा हूं। वो आगे झपटा। तलवार लाल लपटों में फूट पड़ी, लेकिन अधीप्ति ने अपनी टेढ़ी उंगलियां फैलाकर सीधा उसके दिल की ओर वार किया। हवा फट गई, कक्ष हिल गया, धड़कनें थम गई। अरीव सीधे अधीप्ति की छाती से टकरा गया। अध्याय 4। अधीप्ति का अंतिम दाव। अरीव अधीप्ति की छाती से टकराकर पीछे उछल गया। जमीन से टकराते ही उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। लाल तलवार उसकी पकड़ से छूटकर दूर जा गिरी और पूरा कक्ष एक पल के लिए शांत हो गया। लीरा चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी। अरीव, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। अधीप्ति ने अपना विकृत सिर नीचे झुकाया। उसकी काली पसलियां हंसते हुए कांप रही थी। धारक, तुम शरीर से लड़ सकते हो, लेकिन आत्मा से नहीं। लीरा ने अरीव का चेहरा पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। सुनो, उठो, मैं यहां हूं। तुम अकेले नहीं। अरीव की आंखों में हल्की सी चमक लौटी। वो मुश्किल से फुसफुसाया, मैं हूं। बस, लेकिन उसके शब्द टूट गए। टारन पीछे चिल्लाया, ये विलन टू लिटरली हार्ट ब्रेक स्पेशलिस्ट निकला। कुछ करना पड़ेगा। कायर्स ने तत्काल मंत्र लिखा। टारन, परछाइयों को दूर रखो, मैं संयोजन की सुरक्षा खोल रहा हूं। टारन पलटकर बोला, हाँ, तुम तो लिखो, मैं यहां भूतों से ग्रीटिंग्स लेता हूं। 2 काली परछाइयां उसकी ओर झपटी। टारन ने कांपते हुए अपना छोटा चाकू घुमाया और दोनों साए धुएं में बदल गए। देखा, मैं हूं टारन, भूतों का बाप। पर तभी तीसरी परछाई उसके सिर के ऊपर आ गई। ओके, सॉरी, माफी, माफी, वो चिल्लाता हुआ भागने लगा। उधर अधीप्ति ने लीरा की ओर हाथ बढ़ाया। एक लंबी, धुएं सी उंगली धीरे धीरे उसकी गर्दन तक पहुंची। लीरा जड़ हो गई। उसका शरीर कांपने लगा, मानो उसकी आत्मा खिंचकर बाहर आ रही हो। सहधारक, तुम में आग है और आग हमेशा राख बनती है। अरीव ने दर्द के बावजूद उसकी आवाज सुनी। उसकी आंखें फैल गई। वो दांत भींच कर उठा, जैसे कोई अदृश्य पट्टी टूट रही हो। लीरा, उसे मत छूने दे। अरीव लड़खड़ाया, लेकिन उसने आगे कदम बढ़ाया। हर कदम भारी था, लेकिन हर कदम में लीरा के लिए डर, गुस्सा और प्यार था। अधीप्ति मुड़ा, फिर खड़े हो गए। कितनी बार टूटोगे धारक? अरीव ने कमजोर मुस्कान दी। जितनी बार उसे बचाने के लिए जरूरी हो। अधीप्ति गरजा और उसके पीछे परछाइयों का झुंड उबलते हुए बाहर आ गया। हर परछाई की उंगलियां नुकीले कांटों की तरह थी। लीरा चीखी, अरीव, सावधान! पर अरीव सीधा झुंड में कूद गया। एक परछाई ने उसकी बाह पकड़ी, दूसरी ने उसका कंधा काटा, तीसरी उसकी पसलियों से चिपक गई। लेकिन अरीव फिर भी आगे बढ़ता रहा। अगर ये दर्द है तो मैं सह लूंगा, अगर ये डर है तो मैं जीतूंगा। लेकिन तुम, उसने कांपकर हाथ बढ़ाया, तुम कभी लीरा को नहीं छीनोगे। वो लीरा तक पहुंचने ही वाला था कि अधीप्ति ने अचानक पूरा कक्ष उलट दिया। फर्श हवा में उठ गया, सब कुछ तिरछा हो गया, दीवारें घूमती हुई दिखने लगी। लीरा हवा में उठ गई। अधीप्ति के हाथ उसके दिल के बेहद करीब आ गए। कायर्स चिल्लाया, नहीं!
अगर अधीप्ति ने उसे छू लिया तो उसकी आत्मा खिंच जाएगी। अधीप्ति मुस्कुराया। अब सहधारक, मैं तुम्हें अपने भीतर ले लूं। उसकी उंगली लीरा की त्वचा को छूने ही वाली थी। तभी अरिव ने दर्द की आखिरी ताकत से छलांग लगाई। वो दोनों के बीच आ गया। अधीप्ति की काली उंगली सीधे उसकी पीठ में धंस गई। अरिव की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। लीरा चीखते हुए उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अधीप्ति गर्जा, अब गिरो। धारक, तुम्हारा संयोजन टूटने वाला है, अरिव ने खून खांसते हुए कहा। संयोजन शक्ति से नहीं, प्यार से बनता है। उसने हाथ उठाया और लीरा का हाथ पकड़ लिया। दोनों के हाथ मिलते ही उनके बीच लाल रोशनी फूट पड़ी। अधीप्ति पीछे हट गया, जैसे किसी गर्म लौ ने उसे झुलसा दिया हो। परछाइयों का पूरा झुंड भयानक चीखों में चूर हो गया। लीरा रोते हुए बोली, अरिव, तुमने ऐसा क्यों किया? अरिव मुस्कुराया, क्योंकि अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। वो उसका चेहरा पकड़ने ही वाला था कि अचानक कक्ष की सारी रोशनी बंद हो गई। पूरी अंधियारी में अधीप्ति की आवाज गूंजी, तुमने सोचा यही मेरा अंत था? अब असली खेल शुरू होगा। और काले धुएं के बीच उसका असली अंतिम रूप उभरने लगा। अध्याय 4 भाग 4 समाप्त। अगला भाग, अधीप्ति का अंतिम रूप और मृत्यु द्वार का खुलना। अध्याय 4 अधीप्ति का अंतिम रूप। काले धुएं के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभर रही थी, इतनी विकृत, इतनी असंभव कि उस पर नजर टिकाते ही लीरा की सांस रुक गई। काला धुआं हटा और अधीप्ति का असली रूप सामने आया। एक लंबा हड्डी नुमा शरीर जिसकी पसलियों के बीच लाल लपटें जल रही थी। हाथ इतने लंबे जैसे किसी छाया को खींचकर लंबा कर दिया गया हो। और सिर बिना चेहरे का, लेकिन उसके बीच एक लाल दरार थी जो धड़कते हुए एक आग की तरह चमक रही थी। टारन कांप गया। भाई, ये तो लिटरली नाइटमेयर का बाप है। अधीप्ति ने हाथ फैलाए और उसके पीछे का अंधेरा जिंदा होने लगा। सैकड़ों परछाइयां उठीं, जैसे वो उसकी सांसों से निकल रही हों। अब शुरू होगा मृत्यु द्वार का खुलना। कायर्स चीख पड़ा, नहीं, अगर मृत्यु द्वार खुल गया तो अधीप्ति सिर्फ इस कक्ष पर नहीं, पूरे अवशेषालय पर राज करेगा। अरिव ने तलवार को फिर उठाया, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। पीठ पर घाव से काला धुआं अभी भी निकल रहा था। लीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरिव, तुम खड़े भी मुश्किल से हो। अरिव मुस्कुराया, तो क्या, लड़ाई दिल से होती है, पैरों से नहीं। लीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और प्यार भी। उसने अरिव का चेहरा छुआ। अगर तुम गिरे तो मैं भी गिर जाऊंगी। अरिव फुसफुसाया, तो गिरने ही नहीं देंगे। अधीप्ति आगे बढ़ा। उसके हर कदम पर जमीन दरक रही थी। उसकी लंबी उंगलियां काले धुएं में पिघलती, फिर दोबारा बन जाती। वो गर्जा, रक्त संयोजन की शक्ति अब मेरी होगी। अचानक उसने दोनों हाथ फैलाए और एक भयानक लाल लहर चारों को अपनी ओर खींचने लगी। कायर्स जमीन पर घिसटता हुआ चिल्लाया, ये हमें मृत्यु द्वार में खींच रहा है, कोई इसका प्रवाह रोक दो। टारन बेतहाशा चिल्लाया, मेन, मैं क्या करूं? मोटिवेशनल स्पीच दूं? अरीव और लीरा दोनों हवा में उठने लगे। उनके हाथ एक दूसरे से छूट रहे थे, उंगलियां फिसल रही थी। लीरा चीखी, अरीव, मेरा हाथ मत छोड़ना। अरीव ने दांत भींचे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मर जाओ। तब भी नहीं। लाल लहर और ज्यादा तेज हुई। लीरा का शरीर अधीप्ति की ओर खिंच गया। उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगी, जैसे उसके भीतर की ऊर्जा जाग रही हो या फिर खींची जा रही हो। कायर्स चीखा, नहीं, ये उसकी आत्मा को तोड़ रहा है। अरीव, उसे पकड़ो। अरीव ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। उसके हाथ लीरा की उंगलियों को छूने ही वाले थे कि अधीप्ति ने बीच में अपनी लंबी उंगली डाल दी। उंगली इतनी तेज थी कि ऐसा लगा हवा ही काट दी गई हो। अरीव चिल्लाया, नहीं। अधीप्ति फुसफुसाया,
तुम दोनों जितना पास आते हो, मैं उतना तोड़ता जाऊंगा। उसने लीरा की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां अब उसके बालों को छू रही थी। लीरा कांपी। नहीं, दूर रहो। अचानक उसके लाल चिन्ह से चिंगारियां फूटीं। उसकी शक्ति बेकाबू उठ रही थी। वो हवा में तैर रही थी, आंखें सुनहरी आग से भरी। अधीपति हंसा। यही चाहिए मुझे, तुम्हारी आग, तुम्हारी आत्मा। लीरा चीखी, अरीव, बचाओ मुझे। अरीव ने दहाड़ मारी। उसकी तलवार जोर से चमकी और उसने सारी शक्ति से दौड़ लगाई। परछाइयां उस पर टूट पड़ी। 10, 20, 30 सब उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अरीव चिल्लाया, मैं उसे कभी हाथ नहीं लगाने दूंगा। उसने हवा में छलांग लगाई। परछाइयां फट गई, धुआं बिखर गया और वो सीधे अधीपति की ओर बढ़ा। अधीपति ने हाथ उठाया, गिरो धारक। अरीव ने तलवार अधीपति पर दे मारी। एक तेज लाल प्रकाश फूटा। अधीपति पीछे धकेला गया। लाल लहर टूट गई। लीरा नीचे गिर पड़ी। अरीव ने उसे पकड़ लिया। उसके गिरने से एक पल पहले लीरा हाफते हुए बोली, तुम आ गए। अरीव ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। मैं आया भी और आता भी रहूंगा। टारन पीछे से चिल्लाया, रोमांस बाद में, विलन अभी भी जिंदा है। वो सच बोल रहा था, क्योंकि अधीपति फिर उठ रहा था। लेकिन इस बार उसकी आंख की लाल दरार दोगुनी बड़ी हो चुकी थी। कक्ष की दीवारें चीखने लगी, जमीन खींचने लगी। मृत्यु द्वार के अंदर से काले तूफान उठने लगे। कायर्स बोला, अब बस एक ही तरीका बचा है। अरीव मुड़ा, कौन सा? कायर्स ने कांपते हुए कहा, अधीपति को हराने का सिर्फ एक मार्ग है, मृत्यु द्वार को खोल देना। अरीव दहल गया। क्या? दरवाजा खोलते ही तो कायर्स बोला, हां, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन अगर नहीं खोलोगे तो वो लीरा को हमेशा के लिए ले जाएगा। अरीव और लीरा ने एक दूसरे का हाथ थामा। उनकी आंखें मिली। अरीव बोला, फैसला हमें करना है। और मृत्यु द्वार का तूफान और भी तेज उठने लगा। अध्याय 4, मृत्यु द्वार का उदय। मृत्यु द्वार के भीतर से आती गर्जना अब पूरे कक्ष को निगल रही थी। हवा भारी हो चुकी थी, इतनी भारी कि सांस लेना भी किसी सजा जैसा लग रहा था। अधीपति का विशाल विकृत रूप लपटों के बीच कांप रहा था, मानो वो स्वयं मृत्यु द्वार से शक्ति खींच रहा हो। अधीपति गर्जा, धारक, तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारा अंत तय करेगा। कायर्स ने थरथराती आवाज में कहा, अब देर मत करो, दरवाजा खोलो या फिर उसे हमें सबको निगलने दो। अरीव ने लीरा का हाथ थामा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर पकड़ मजबूत थी। एक है, जो भी होगा साथ होगा। लीरा ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। मैं डरती हूं, पर तुम्हारे साथ डर भी छोटा लगता है। टारन ने पीछे से चिल्लाया, भाईदार छोटा लग रहा होगा, पार विलन एकदम XXL साइज का है। अधीपति ने एक झटके में अपने दोनों हाथ उठाए। हवा फट गई। लाल लहरें घूमकर पूरे हॉल में फैल गई। पत्थरों की दीवारें गलने लगी और मृत्यु द्वार की लाल आंखें और भी चमक उठीं। कायर्स चिल्लाया, अरीव, अभी द्वार खोलो। अरीव आगे बढ़ा, पर तभी अधीपति ने उसका रास्ता रोक दिया। काली उंगलियां जमीन पर लंबी लकीरें बनाती हुई उसके पैरों तक पहुंची। कहीं नहीं जाओगे, धारक। अरीव ने तलवार उठाई, पर अधीपति ने उसके हाथ को हवा में ही रोक लिया। तलवार धुएं में घिरने लगी। अरीव के घुटने मुड़ने लगे। उसकी सांस रुकने लगी। लीरा चीखी, अरीव, और अचानक उसकी आंखें सुनहरी हो उठीं। उसका लाल चिन्ह पूरी ताकत से चमकने लगा। वो अधीपति की ओर बढ़ी। उसके हर कदम से हवा फट रही थी। अधीपति पीछे हटा। पहली बार डर में ये संयोजन की पूरी ऊर्जा। लीरा ने दहाड़ते हुए अरीव का हाथ पकड़ा। जैसे ही दोनों हाथों का स्पर्श हुआ, एक अंधा कर देने वाली लाल सुनहरी चमक फूट पड़ी। दोनों के शरीर हवा में उठ गए।
मानो किसी देवत्व की शक्ति ने उन्हें अपने भीतर खींच लिया हो। टारन ने मुंह खोलकर देखा। अरे, कॉम्बो मोड ऑन हो गया क्या? कायर्स फुसफुसाया। नहीं, ये तो द्व्यात्म प्रकाश, जो सदियों में एक बार होता है। लीरा और अरीव के शरीर से लाल और सुनहरी ऊर्जा एक साथ फूटने लगी। दोनों धाराएं मिलकर एक विशाल भंवर बन गई। अधीप्ति चिल्लाया, ये शक्ति मेरी होनी चाहिए थी, मेरी। उसने पूरा झुंड उन दोनों पर छोड़ दिया। सैकड़ों परछाइयां तेज चीखों के साथ झपट पड़ी, लेकिन ऊर्जा भंवर से निकलने वाली लहर उन्हें छूते ही राख कर देती। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। हॉल कांपने लगा। मृत्यु द्वार पूरी तरह खुलने लगा। काले तूफान बाहर फूट रहे थे। लाल बिजली की चमकें दीवारों पर फट रही थी। कायर्स चीखा, अब, अभी। संयोजन को द्वार की ओर मोड़ो। अरीफ और लीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आग थी, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार भी उसी आग जैसा। अरीफ बोला, साथ। लीरा मुस्कुराई। हमेशा। दोनों ने हाथ आगे बढ़ाए और ऊर्जा भंवर को सीधे मृत्यु द्वार की ओर धकेला। अधीप्ति झुंझला कर दहाड़ा, नहीं, ये मेरा द्वार है, मेरी आत्माएं। पर बहुत देर हो चुकी थी। ऊर्जा का भंवर द्वार से टकराया और पूरा अवशेषालय हिल उठा। लाल रोशनी फटी, काला तूफान चीखा। अधीप्ति पीछे उछल गया। उसका शरीर चटकने लगा, जैसे कोई काली मूर्ति टूट रही हो। नहीं, ये मेरा अधिकार। उसकी लाल आंख की दरार फट गई और एक भयानक विस्फोट के साथ अधीप्ति चूर चूर हो गया। पर विस्फोट की ताकत अरीफ और लीरा को भी पीछे फेंक गई। दोनों जमीन पर गिरे, सांसें टूटी हुई, शरीर थका हुआ। ऊर्जा भंवर गायब हो चुका था। मृत्यु द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा था। कायर्स ने हांफते हुए कहा, तुम दोनों बच गए और अधीप्ति का अंत हो गया। टारन जमीन पर बैठ गया। आज से मेन हॉरर मूवीज बैंड सिर्फ कार्टून देखूंगा। लीरा अरीफ की ओर झुकी। उसकी उंगलियों ने अरीफ के गाल को छुआ। तुम ठीक हो? अरीफ मुस्कुराया, थका पर जिंदा। जब तुम साथ हो तो मौत भी डरती है। दोनों की आंखें मिली, धीमी, शांत, गहरी। हॉल में पहली बार शांति उतरी, लेकिन तभी मृत्यु द्वार की आखिरी फटकार में एक काली लहर बाहर फिसली और दीवार के अंदर गायब हो गई। कायर्स धीरे बोला, ये क्या था? अरीव ने आंखें खोली। कहानी खत्म नहीं हुई और लाल रोशनी में अवशेषालय की दीवार धीमे से धड़क उठी। अध्याय 4 समाप्त। अब शुरू होगा अध्याय 5, वो जो दरार से बाहर आया।